वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है जीवों पर दया करना, ऑप्शन बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी स्कूल में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगान गाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल की सुबह में सभा के दौरान राष्ट्रगान गाना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। इसके अलावा जीवों पर दया करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के पार्ट 4A में डिस्क्राइब किए गए हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 51A है। कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इस आर्टिकल 51A में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। ऑप्शन ए है किसी भी राज्य में एक शहर का नाम बदलने के लिए, ऑप्शन बी है किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए, ऑप्शन सी है किसी भी राज्य की सीमा में बदलने के लिए, और ऑप्शन डी है दोनों, बी और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को ही अधिकार दिया गया है कि वह राज्य का नाम बदल सकता है, उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, और ये आर्टिकल 3 के तहत दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, भारत के संविधान के तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करने में अयोग्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्य विधान परिषद का सदस्य, ऑप्शन सी किसी राज्य का महाधिवक्ता, या ऑप्शन डी है सारे के सारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ली है तो वो ना तो राष्ट्रपति बन सकता है, ना ही राज्य विधान परिषद का सदस्य, और ना ही किसी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। 324th क्वेश्चन है, न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है, ऑप्शन बी है ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी है नागरिक विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा बाध्य नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक विवादों में ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा बाध्य नहीं होते हैं।
पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। उल्टा दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि इसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति के जो व्यक्ति पात्र होंगे वही इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, अर्थात कम से कम 7 वर्षों का एक्सपीरियंस हो, अभ्यास कर रहे हों तो अध्यक्षता कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा क्यों इनकरेक्ट है मैंने समझा दिया, ऑप्शन सी राइट है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार को अनुच्छेद 19 के किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है देश के भीतर माल की आवाजाही, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्ति, ऑप्शन सी देश के भीतर व्यक्ति, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के भीतर व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है स्वतंत्र आवाजाही के लिए अधिकार आर्टिकल 19 के तहत। 326 क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंधुत्व शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अग्रणी सामूहिक चेतना के गठन को संदर्भित करता है, ऑप्शन बी है यह समाज के कल्याण के लिए व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बोझ के स्वैच्छिक बंटवारे को संदर्भित करता है, ऑप्शन सी है यह साथी पुरुषों या फिर महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, और ऑप्शन डी है यह सभी धर्मों के प्रति पारस्परिक सहिष्णुता के आश्वासन को संदर्भित करता है। देखिए दोनों लैंग्वेज में दिया गया, जिन्हें हिंदी में दिक्कत है एक बार इंग्लिश में जरूर रीड कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट रिफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन और वुमेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 327 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति कार्यालय में, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कार्यालय में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा में। 328 क्वेश्चन है, नालसा के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी। फैसले के बाद ट्रांसजेंडर निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के हकदार थे? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन देखिए थोड़ा ऊपर नीचे दिए गए हैं, उनके हिसाब से उत्तर देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे आर्टिकल 16, 14, 15। ओके। 329 क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर निर्णय लेता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है न्यायतंत्र, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुडिशरी। भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध जो हैं या फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनकी तर्कसंगतता पर निर्णय न्यायतंत्र लेता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1963। देखिए आपको पहले ही बता दिया गया कि यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये इस क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि पहली बार कब लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगता है। 331 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1999 में, या फिर ऑप्शन डी है 2002 में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार उत्तर प्रदेश मानवाधिकार पूछा गया है। यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन 2002 में बना। 332 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो भारत के महान्यायवादी हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 333 क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ लोक निधि? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट,
ऑप्शन बी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिन्हें बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी है पार्लियामेंट। ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोक निधि का अभिभावक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहते हैं। 334 क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए फारूक जमा, ऑप्शन बी है करीम खान, ऑप्शन सी है अशफाक सैफी और ऑप्शन डी है सुहेब अब्दुल्ला। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशफाक सैफी। 335 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल? ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 और ऑप्शन डी आर्टिकल 352। राइट आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। भारत के संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 के तहत है। इसके अलावा आर्टिकल 352 में आपात के संबंधित उद्घोषणा जो है वो दी गई है, अर्थात आपातकालीन प्रावधान है। आर्टिकल 356 में भी जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो जो आपातकालीन प्रावधान है वो दिए गए हैं आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 360 याद कर लीजिए, इसमें दिया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में, और 368 हो गया संशोधन के बारे में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 336 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है राजस्थानी और ऑप्शन डी है डोगरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है, गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, ये सारी भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं हमारी 8वीं अनुसूची में, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इनमें कौन कौन से संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 337 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तेलंगाना। ऑप्शन सी है राजस्थान में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू की गई थी, राजस्थान के नौगढ़ जिले में। 338 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टेटमेंट बन करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये प्रावधान। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन से संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इनकरेक्ट है। 339 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 13। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। इसमें दिया गया है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 भी देख लीजिए। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है और आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। आर्टिकल 13 अलग तरह का है, मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में दिया गया है। काफ़ी डिटेल में मैंने दोपहर वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो क्लास नहीं की तो कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया गया। तो आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी PDF चाहिए, फुल PDF नोट चाहिए आपको, या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए, जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ईजी है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स आप परचेज करेंगे, ज्ञान से कूपन कोड लगाएंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में, और 50 रुपये में फुल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।